हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डीएल एड फोर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन यानी सोशल साइंस पर एक बहुत ही गहरी चर्चा करने वाले हैं। और हमारा आज का मुख्य आधार है राजन सीरीज के 70 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का मास्टर पीडीएफ। बिल्कुल। और देखिए, इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ इन प्रश्नों को रटना नहीं है, क्योंकि अगर हम रटेंगे तो एग्जाम प्रेशर में भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें एक कहानी की तरह समझना है। सही कहा। वही न तेती परीक्षा का जो विशाल सिलेबस होता है वो किसी अनजान शहर जैसा लगता है जहां भटकने का डर सबसे ज्यादा होता है। इसे एक रूपक से समझें तो ये मास्टर पीडीएफ एक जीपीएस की तरह है जो हमें भटकने से बचाएगा। और यहाँ मैं पहली बार कहना चाहूंगी, जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में स्पष्ट किया है कि हमें सिर्फ स्टडी नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी पर फोकस करना है। एकदम सही पॉइंट। स्मार्ट स्टडी से ही परीक्षा निकालना आसान होता है। तो चलिए सफर की शुरुआत आधुनिक भारत की नींव से करते हैं। पीडीएफ की शुरुआत में समाज सुधारकों पर काफी जोर दिया गया है। हाँ, और वही सोचने वाली बात है कि आजादी की लड़ाई से ठीक पहले वैचारिक क्रांति क्यों आई। असल में कोई भी समाज तब तक आज़ादी नहीं पा सकता जब तक वो अपनी आंतरिक कुरीतियों में जकड़ा हो। तो इसीलिए सबसे पहले प्रार्थना समाज सामने आया, जिसकी स्थापना आत्माराम पंडुरंग ने की थी। उसके बाद राजाराम मोहन रॉय का नाम आता है, जिन्होंने ब्रह्मा समाज बनाया। और ब्रह्मा समाज के साथ ही देवेंद्रनाथ ठाकुर का प्रतिज्ञा पत्र भी तो जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, उस प्रतिज्ञा पत्र ने ब्रह्म समाज को एक औपचारिक रूप दिया था। इसके अलावा 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। फिर स्वामी विवेकानंद जी आए, जिन्होंने युवाओं के लिए रामकृष्ण मिशन बनाया। वही, और आगे चलकर छुआछूत हटाने के लिए महात्मा गांधी ने हरिजन संघ बनाया। पर पीडीएफ में एक नाम और है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसे किस तरह से देखें, क्योंकि इसका संबंध होम रूल आंदोलन से बताया गया है। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में होम रूल यानी स्वशासन का एहसास जगाया था। इन सभी संस्थाओं का मिलाजुला प्रभाव ये हुआ कि अब आम जनता अपने हक के लिए जागरूक होने लगी थी। फिर शुरू होती है हमारी स्वतंत्रता की टाइमलाइन, जिसका पहला बड़ा हिस्सा था 1917 का चंपारण, जो कि गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह था। सही। इसके बाद 1919 का साल आता है। 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। फिर 1922 तक आते आते असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो गया। हाँ, एक हिंसक घटना। पर यहाँ एक विश्लेषणात्मक सवाल उठता है। हम अक्सर तारीख तो याद कर लेते हैं, लेकिन क्या 1922 के इस चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बीच हम कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का सीधा संबंध देख सकते हैं? बहुत ही उम्दा सवाल है। देखिए, गांधी जी की रणनीति अहिंसा पर टिकी थी। अगर हिंसा होती तो अंग्रेजी सेना को आंदोलन कुचलने का एक नैतिक बहाना मिल जाता। इसीलिए एक ही घटना ने पूरे अहिंसात्मक आंदोलन की दिशा बदल दी। उन्हें आंदोलन वापस लेना पड़ा। अच्छा, बिल्कुल सही कहा। और यही बात शिवांश मिश्रा सर ने भी इस घटना के परिणामों पर विशेष जोर देते हुए समझाई है। इसके बाद 1928 से 1930 का दौर आता है, जब साइमन कमीशन आया और उसकी रिपोर्ट आई। और उसी के विरोध में लाला लाजपत राय जी की शहादत हुई। इस शहादत ने क्रांति की आग और भड़का दी, जिसका नतीजा था 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय करना। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, है ना? हाँ, और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को पूरी तरह हिला दिया था। अगर इन सभी आंदोलनों को देखा जाए तो ये किसी रिले रेस की तरह लगता है। जैसे बैटन पास करते हैं ना, एक नेता ने अपना ज्ञान और संघर्ष का बैटन अगली पीढ़ी के नेता को पास किया। एकदम सटीक रूपक है। अगर आप राजनीतिक गुरुओं की श्रृंखला को देखें तो एमजी रानाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, और फिर गोखले के शिष्य बने महात्मा गांधी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बैटन गया। दूसरी तरफ क्रांतिकारी विचारधारा में देशबंधु चित्तरंजन दास के शिष्य थे सुभाष चंद्र बोस। और इस रिले रेस में सबसे बड़ा फ्यूल या ऊर्जा उनके नारों से आई। जैसे सुभाष चंद्र बोस के नारे थे दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसी तरह जनता को जगाया। उनके नारे थे आराम हराम है, पूर्ण स्वराज
और एक बड़ा ही दिलचस्प कथन था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। इसे अंग्रेजी में हु लिव्स इफ इंडिया डाइज भी कहा जाता है। वही बाल गंगाधर तिलक जी का तो मशहूर नारा था ही कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और इसके साथ ही लाला लाजपत राय और स्वामी दयानंद सरस्वती के भी कथन थे कि भारत भारतीयों के लिए। इन सब ने एक राष्ट्रीयता की भावना जगाई। इन्हीं के चलते इन नेताओं को उपाधियां भी मिली, जैसे अडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा। सही बात है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। वैसे ब्रिटिश सरकार ने भी गांधी जी को कायसरे हिंद की उपाधि दी थी, लेकिन विरोध स्वरूप उन्होंने वो लौटा दी थी। वही ना, संगठन भी तो बनाए गए, जैसे 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। हाँ, और सुभाष चंद्र बोस ने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन भी किया। उसके अलावा क्रांतिकारी जैसे रामप्रसाद बिस्मिल, उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। तो ये तो हो गई आजादी और नेताओं की बात। लेकिन जिस जमीन को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस भूगोल को समझना भी बहुत जरूरी है, खासकर भारत और उत्तर प्रदेश को। एक बड़ा मजेदार तथ्य है कि पृथ्वी का महज 23.5 यानी 23.5 डिग्री झुकना पूरी दुनिया का मौसम बदल देता है। देखिए, मौसम बनने के पीछे 3 मेन चीजें हैं। पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकना, उसका घूर्णन यानी रोटेशन, और परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही ऋतुओं का चक्र चलता है। अच्छा, और वायुमंडल की परतों का क्या कॉन्सेप्ट है मास्टर PDF में? वायुमंडल का जो सर्वाधिक भार होता है ना, वो सबसे निचली परत पर होता है, जिसे हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और अगर हम भारत के जंगल और वृक्षों की बात करें, भारत में सबसे ज्यादा उष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं। और अगर राज्यों के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे कम वन क्षेत्रफल हरियाणा में है। पर्वतों में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। और एक खास बात, उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में यानी सर्दियों में जो अचानक बारिश होती है, वो पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है। ओह वाह, ये डायरेक्ट सवाल आ सकता है। और अब आते हैं सबसे खास हिस्से पर, यानी यूपी स्पेशल। इस PDF में कुछ जिलों के खास नाम है, जैसे बलिया का भृगु मंदिर हो गया। हाँ, और बाराबंकी का देवा शरीफ मेला, ललितपुर अपने यूरेनियम भंडारों के लिए मशहूर है। और बिजनौर का नाम आते ही बुक्सा जनजाति याद आती है। और देखिए, यहाँ हमें शिवांश मिश्रा सर की वो बी ट्रिक याद रखनी चाहिए। बी से बुक्सा और बी से बिजनौर। कितना आसान हो गया ना याद रखना। बिल्कुल। और बरेली अपने दिया सलाई उद्योग यानी मैच बॉक्स इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। नरौरा में उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र है। वैसे जनसंख्यिकी पर भी ध्यान देना जरूरी है। यूपी में कुल 18 मंडल हैं। और 2001 से 2011 के बीच दशाकीय जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 20.9% रही थी, है ना? सही कहा। अगर कला की बात करें तो यहाँ का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। साथ ही पानी की उपलब्धता के लिए कई पेयजल परियोजनाएं हैं, जैसे गोकुल, लवकुश, गंगा और आगरा बैराज। पर एक कंफ्यूजन पॉइंट है, ज्ञानपुर पंप नहर जो है वो पेयजल के लिए नहीं है। अच्छा, तो उसको पेयजल परियोजना में टिक नहीं करना है। राइट। चलिए, भूगोल को समझ लिया। अब इस जमीन पर चलने वाले कानून और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। नागरिक शास्त्र और भारतीय अर्थव्यवस्था। PDF में संविधान के अनुच्छेद 21 को बहुत हाईलाइट किया गया है। हाँ, क्योंकि अनुच्छेद 21 हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ये बहुत फंडामेंटल राइट है। इसको बनाते वक्त संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और सिर्फ देश के अंदर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शांति भी जरूरी थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN की स्थापना हुई थी। और उसी कड़ी में हमारा पंचशील सिद्धांत भी तो आता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और पारस्परिक कार्य यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। लेकिन यहाँ अर्थव्यवस्था को लेकर मेरे पास एक पॉइंट है जहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। PDF में लिखा है कि भारत में अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का मुख्य कारण उसकी विशाल जनसंख्या है, जिससे कृषि पर निर्भरता और बेरोजगारी बढ़ी। पर क्या विशाल जनसंख्या हमेशा एक अभिशाप होती है? क्या हम इसे एक मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स की तरह नहीं देख सकते? आपका पॉइंट वैलिड है आज के दौर में देखें तो। लेकिन जब तक उद्योग और रोजगार पूरी तरह विकसित नहीं होते, जैसा कि आज़ादी के ठीक बाद था, तब तक ये मैसिव पॉपुलेशन एक दबाव की तरह ही काम करती है। इसीलिए PDF और सिलेबस के अनुसार पिछड़ेपन का मुख्य कारण विशाल जनसंख्या ही माना जाएगा। अच्छा,
तो एग्जाम में हमें यही ऑप्शन मार्क करना है। और इसी जनसंख्या की भूख मिटाने के लिए हरित क्रांति लाई गई, जिसके जनक भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। इसके अलावा कुछ साइंस के तथ्य भी हैं, जैसे मलेरिया की दवा। हाँ, मलेरिया की दवा कुनैन सिंचोना वृक्ष की छाल से बनती है। एक और पॉइंट है टिच से मक्खी का जिक्र। ये छोटी छोटी डिटेल सीधे MCQs में पूछी जाती हैं। बिल्कुल। अब चलिए क्लास के इस आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, जिसे हम कहते हैं गोल्डन रूल्स, और कुछ महत्वपूर्ण ट्रिविया जो 100% मार्क्स लाने में मदद करेंगे। पहले कुछ किताबों के नाम देख लेते हैं। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखी? ये लिखी थी दादाभाई नौरोजी ने, जिन्हें हम ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। दूसरी मशहूर किताब थी बंदी जीवन, जो सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने लिखी थी। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर कंफ्यूज करता है, स्वतंत्रता के समय पौंडीचेरी किसके कब्जे में था? ज्यादातर लोग ब्रिटिश सोचते हैं, पर सही जवाब है फ्रांस के कब्जे में। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल C राजागोपालाचारी थे। फिर आता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ये 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उसके बाद एक सवाल अक्सर आता है, नाना साहब के दत्तक पुत्र कौन थे? बाजीराव। उनके दत्तक पुत्र बाजीराव थे। और भौगोलिक नामों में टाटानगर को अब हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। वही 1950 से पूर्व होलकर राजवंश की राजधानी इंदौर हुआ करती थी। सही बात। अब बारी आती है एग्जाम वाले गोल्डन रूल्स की, जिससे सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहला रूल, सुभाष चंद्र बोस के संगठनों को लेकर। हाँ, देखिए, एग्जाम हॉल के प्रेशर में गलती नहीं करनी है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की या आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया, दोनों का उत्तर सुभाष चंद्र बोस ही होगा। वेट, सच में दोनों का उत्तर एक ही होगा? ये तो बहुत आसान हो गया। दूसरा रूल हरित क्रांति को लेकर है, जहां हमें भारत और विश्व शब्द ध्यान से पढ़ना है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बिल्कुल सही कहा है कि प्रश्न में इन शब्दों को ठीक से पढ़ना ही स्मार्ट स्टूडेंट की पहचान है। बिल्कुल सही। और तीसरा रूल है स्वराज पार्टी की स्थापना की तारीख। साल सबको याद रहता है 1923, पर सटीक तारीख है 1 जनवरी 1923। एग्जाम में छोटे छोटे शब्द और एक दिन का आगे पीछे होना पूरा उत्तर बदल देता है। वही ना। और ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस और पूरे मटेरियल के लिए साथ ही टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर @smantраofficial से जुड़ सकते हैं, ताकि सभी PDF इजीली मिल सकें। तो चर्चा के इस आखिर में मैं अपने विद्यार्थियों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने देखा कि कैसे 1875 के समाज सुधारकों के विचार 1947 की आज़ादी तक पहुँचे, और वही विचार हमारे आधुनिक संविधान के अनुच्छेद 21 तक जुड़े हुए हैं। सोचिए जरा, क्या इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल है, या ये आज के हमारे जीवन का ही एक ब्लूप्रिंट है? दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।